तो बच्चों, आज का जो प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है? इसका आंसर है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर बराबरी का दर्जा हर व्यक्ति को दिया जाता है, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो। परंतु यहाँ पर एक अंतर यह होता है कि आर्थिक असमानता भी बढ़ जाता है। माना जाता है, या फिर आप अनुभव भी करेंगे, कि मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। तो जब से भारत आज़ाद हुआ है, उसके बाद लोकतंत्र भारत में आया। लोकतंत्र में जो व्यक्ति पहले अमीर था वो आज भी अपने अनुपात से, अपने हिस्से से काफ़ी अमीर है, और यह हिस्सा और भी बढ़ता हुआ जा रहा है, जिससे अमीरी और बढ़ती जा रही है। माना जाता है कि 15% के लोगों के पास देश का लगभग 90% जो है पैसा है, जबकि 90% के पास केवल 10% पैसा है। लोकतंत्र में आर्थिक असमानता भी घातक होती है। विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, उनका मुख्य कारण आर्थिक असमानता ही था। स्वतंत्रता के इतने वर्षों पश्चात भी भारत में आर्थिक विषमताएं बनी हुई हैं। धनी वर्ग के थोड़े से लोग पूरे देश का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, और लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठता जा रहा है। भारतीय समाज निम्नलिखित आधारों पर आर्थिक असमानता का शिकार है। तो लोकतंत्र की सफलता में आर्थिक असमानता जो है काफ़ी घातक होती है। यानी कि लोकतंत्र को कायम रखना है तो आर्थिक असमानता को हटा करके लगभग समानता पर कार्य करना होगा। जितनी भी कहा गया है कि जितनी भी विश्व में क्रांतियाँ हुई हैं वह अर्थव्यवस्था को लेकर हुई है। यानी कि अधिक गरीब और मीडियम परिवार के लोग समानताएं, खासतौर पर आर्थिक समानताओं के लिए क्रांतियां किए हैं। तो आर्थिक असमानता निम्न कारणों से आती है। पहला है, देश के थोड़े से लोग देश की सारी संपत्ति के मालिक हैं, जबकि देश की जनता के एक बड़े भाग को न्यूनतम आवश्यक वस्तुएं भी प्राप्त नहीं होती हैं। इस प्रकार संपूर्ण समाज धनी वर्ग और निर्धन वर्ग में बटा हुआ है। तो इसको अगर अनुभव करना है आपको, तो आप अपने गांव में हैं तो गांव में देख लीजिए, पूरे गांव में केवल 2-4 लोग होंगे जो काफ़ी अमीर होंगे, बाकी 90% ज़्यादा गरीब होंगे, और लगभग 5 से 10% लोग मीडियम फैमिली वाले होंगे। और दूसरा कारण है, वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के कारण साधारण जनता बहुत कठिनाई में है। तो आज के समय महंगाई का दौर है। महंगाई के दौर में जो है वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि मिडिल क्लास और गरीब लोग जो है अपना जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तीसरा कारण है, औद्योगिक मजदूरों, कृषि मजदूरों और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे ऋण के भार से दबे हुए हैं। तो जितने भी किसान छोटे हैं, मझोले हैं, और कृषि मजदूरों और जो कंपनियों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी स्थिति इतनी नाजुक है कि वे जो भी कार्य करते हैं कर्ज लेकर करते हैं, और उन कर्ज को जीवन भर नहीं पाते हैं। चौथा कारण है, 9 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। तो पंचवर्षीय योजना जो होती हैं 5 वर्षों की होती हैं, जो 1951 से स्टार्ट हुआ है। तो 9 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, परंतु उससे साधारण जनता का कोई भला नहीं हुआ है। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं के संपूर्ण हो जाने के पश्चात भी जो भी सरकारें वादा करती हैं कि हम गरीबों के लिए यह कार्य करेंगे, वह करेंगे, परंतु आज तक पूरा नहीं हुआ है। पांचवा महत्वपूर्ण कारण है, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को दी गई सुविधाओं का लाभ केवल कुछ परिवारों तक ही सीमित रहा है। तो जितने भी
भारतीय गवर्नमेंट ने या फिर सरकारें ने कार्य किया है कि हम एसटी और एससी को सुविधाएं देंगे, ये सुविधाएं केवल कुछ ही लोगों को, चंद लोगों को मिला है। बाकी लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।